हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद अशोक। तो हम लोग कर रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम जो होने वाला है 4 और 5 जनवरी के लगभग। तो उसके लिए ग्रुप सी व ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी जीएस का आज करेंगे सेट नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर मेरे बारे में जानना है अभी तक, तो मेरे बारे में ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पे आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं, टेलीग्राम और ये इंस्टाग्राम। और मेल करना हो, कोई भी डाउट या कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप इस पे कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं इतने। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज इज नोन एज, मतलब कि सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों में बेचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो वो अपने शेयर कुछ प्राइवेट कंपनी को अगर बेच रही तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है मतलब कि जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनमें प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर बेचकर उन कंपनियों में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, नेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम बिकेम ऑपरेशनल इन, मतलब कि सुनामी चेतावनी प्रणाली कब चालू हुई थी? तो ये जो है वो चालू हुई थी 2007 में। ठीक है। और जो सुनामी है, सुनामी जो है वर्ड, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये जो सुनामी वर्ड है ये जापानीज वर्ड है। ठीक है। और सुनामी को क्या कहते हैं? हार्बर वेव्स भी कहते हैं, हार्बर वेव्स। ठीक, हार्बर वेव्स। और अगर जापान के बारे में थोड़ा सा देख लें तो आंसर तो हो जाएगा डी। जापान की जो कैपिटल है वो क्या है? जापान कैपिटल है टोक्यो। ठीक है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें, ये स्टैटिक में पूछ लिया जाता है ना। करेंसी की बात करें तो ये येन है। ठीक है। तो कैपिटल टोक्यो और येन। और जापान जो है एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, आइलैंड नेशन। और जापान को लैंड ऑफ लैंड ऑफ राइजिंग राइजिंग सन भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ईस्ट में ये पाया जाता है। और ये जो है कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत ये जो है जापान है। और आइलैंड कंट्री है तो इसमें चार मेनली क्या है? बड़े बड़े आइलैंड हैं जिन पे ये बसा हुआ है। कौन कौन सी आइलैंड? और जैसे कि होकोडू, होkkaido, होन्शु, शिकाकू और क्यूशू, क्यूशू। ठीक, ये सारे आइलैंड है। और आइलैंड की बात करें, आइलैंड क्या चीज होती है? अगर ये भी अगर नहीं जानना है तो मतलब कि वह भूमि का पार्ट जो जिसके आसपास क्या हो? आसपास समुद्र हो। ये समुद्र है या पानी है और बीच में ये लैंड वाला पार्ट है, तो इसे क्या कहते हैं? आइलैंड कहते हैं। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच इज रिगार्डेड एज ए लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि किसे जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? मतलब कि ये पूछ रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव के बीच की कौन सी कड़ी है? तो ये है वायरस। ठीक, वायरस। क्यों क्यों है ये वायरस? क्योंकि वायरस जो है दो तरीके से एक्ट करता है कि जब वो किसी भी होस्ट बॉडी मतलब जिसे इन्फेक्ट करता है, होस्ट बॉडी के अगर बाहर है तो ये कैसे बिहेव करता है? लाइक ए नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव की तरह। और जब किसी के बॉडी के अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करने लगेगा, मतलब कि लिविंग यानी कि सजीव की तरह कार्य करने लगेगा। तभी इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। और वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी, वायरोलॉजी।
और वायरोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये पुणे में है। और पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है। और वायरस की बात करें, सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था, तो वो कौन सा था? टबैको मोजेक वायरस। ठीक, टबैको प्लांट में टबैको मोजेक वायरस जो है वो खोजा गया था। और जो फादर ऑफ वायरोलॉजी हैं वो कौन है? फादर फादर ऑफ बायोलॉजी ये है आइवेनो वस्की। आइवेनो वस्की। ठीक है। और जो अगर टबैको की बात करें, जो टबैको को प्लांट में ना सबसे पहले वायरस देखा गया था, टबैको मोजेक वायरस। तो टबैको डे जो, अगर टबैको डे मतलब कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। ठीक है, 31 मई को। और टबैको है, इसका कंजप्शन मतलब कि तंबाकू खाना बैन किसने कराया था? कंजप्शन, अगर बैन की बात करें तो ये किसने कराया था? ये जहांगीर ने कराया था। जहांगीर। और जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर क्या है? जहांगीर मिडिवल हिस्ट्री में मुगल वंश का शासक है। और ये पेंटर किंग भी इसे कहते हैं, पेंटर किंग। पेंटर किंग भी कौन है? जहांगीर है। और जहांगीर के दरबार में एक चेन ऑफ जस्टिस भी रहती थी। चेन ऑफ जस्टिस, ये भी जंजीरे आदिल जैसे कहते थे, जस्टिस। ठीक। चलो यहाँ पे छोड़ते हैं। तो वायरस के बारे में ये हम लोगों ने देख लिया। ठीक, वायरस जो है वो कड़ी है किसके बीच में? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। और वायरस में होता क्या क्या है? वायरस में अगर देखा जाए तो एक कैप्सिड होता है, कैप्सिड। कैप्सिड, जैसे कि कोई भी वायरस है उसमें जो कि बाहर साइड एक कैप्सिड पाया जाता है जो प्रोटीन का होता है। ठीक। और जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है उसके अंदर। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए बेस्ड वायरस होंगे या आरएनए बेस्ड वायरस होंगे। और मोस्टली वायरस में आरएनए बेस होते हैं, मतलब कि उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और अगर आरएनए और डीएनए की बात करें तो डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए मतलब कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी अगर बात करें तो इनके स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? स्ट्रक्चर की खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने इनकी खोज की थी। ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिट एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। मतलब कि भारत में कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में किसका सबसे अधिक हिस्सा है? मतलब कि जो भारत में कृषि और उनसे जुड़ी हुई जो गतिविधि हैं उनमें जो लोन दिया जाता है या ऋण दिया जाता है, उसके वितरण में सबसे अधिक किसका हिस्सा है? मतलब कि कौन देता है सबसे ज्यादा हिस्सा? तो वो देती हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक, कमर्शियल बैंक यानी कि जो नेशनलाइज बैंक है। नेश, नेशनलाइज बैंक हैं जो, वो जैसे कि नेशनल बैंक जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आती है ना, उन्हें नेशनल बैंक कहते हैं। ये हमने पहले वाले सेट में क्वेश्चन भी देखा था। जैसे कि एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी कहाँ है? कमर्शियल। तो इनमें क्या होता है कमर्शियल बैंक में? एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल जिसे कहते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मतलब कि जब हम लोग इन बैंकों में होता है ना पीएसएल, तो इनका टारगेट रहता है कि पीएसएल में सबसे पहले लोन दिया जाए। मतलब कि जो प्रायोरिटी किस में होनी चाहिए? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एलाइड एक्टिविटीज में जो भी हैं उनमें पहले लोन दें। तो उनके लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है जो कि 40% होता है। हर बैंक का जो ऋण देने का वो है अमाउंट, उसमें 40% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में ये जो बैंक्स हैं वो लोन देंगी। ठीक। अब 40% में भी जो 18% है ये एग्रीकल्चर में देती हैं, एग्रीकल्चर में लोन देंगी।
ठीक। तो कोई भी बैंक है जिसमें कि 40% रख दिया जाता है पैसा, किसके लिए? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कौन कौन आते हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशनल है, उनसे एलाइड एक्टिविटीज हैं। इन सब में क्या देती हैं बैंकें? रुपए देती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। और अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक है ये आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में नहीं आती हैं। ठीक। जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें नहीं आती हैं। कौन सी? कोऑपरेटिव बैंक्स। और रीजनल रूरल बैंक की बात करें, आरआरबीज। आरआरबीज को कौन ऑपरेट करता है? नाबार्ड। नाबार्ड। ठीक। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसका नाबार्ड। और ये बना कब था? 1982 में। ठीक। नाबार्ड। और आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 में हुआ था। और पहली आरआरबी कौन थी? पहली आरआरबी थी प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक। ठीक है। और अगर आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में 3 लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्लस स्टेट गवर्नमेंट का, प्लस जो स्पॉन्सर बैंक है उसका, स्पॉन्सर बैंक का। तो 3 लोगों का हिस्सा इसमें होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और स्पॉन्सर बैंक। जैसे कि पहली बैंक थी प्रथमा बैंक, इसे स्पॉन्सर किसने किया था? सिंडिकेट बैंक ने। सिंडिकेट बैंक ने इसे स्पॉन्सर किया था। और अगर बात करें नेशनलाइजेशन की, तो नेशनलाइजेशन बैंकों का 2 बार हुआ है, जो कि एक हुआ है 1969 में, एक हुआ है 1980 में। ठीक है। तो दो बार क्या हुआ है? बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद। अगर पूछा जाएगा कि आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ जुड़ा है? आर्थिक जो विकास है मतलब कि डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके साथ जुड़ा है? तो ये जुड़ा है इन्फ्लेशन के साथ। अब वो कैसे जुड़ा है इन्फ्लेशन के साथ? कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई, महंगाई भी बढ़ेगी। अब क्यों? कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि आरबीआई है। ठीक। आरबीआई हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक। ठीक। और आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो क्या करेगा? पैसा देगा। पैसा किसे देगा? पैसा आरबीआई हम लोगों को तो देता नहीं है, देगा बैंकों को। तो बैंक को क्या दिया? पैसा दिया। और बैंकों को पैसा दिया, वो भी किस रेट पे? लो रेट पे। मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया। ठीक। क्योंकि बैंक ज्यादा से ज्यादा ले पाए तभी तो लेंगे। अगर हाई रेट होगा तो कहाँ से ले पाएंगे बैंक? अब बैंक को लो रेट में मिला तो बैंकों ने किसे दे दिया? पीपल, मतलब हम लोगों को। और मतलब कि लो ही रेट पे हम लोगों को रुपए दे दिया। अब लो रेट पे अगर हम लोगों को रुपए दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे उसे? हम लोग उसे खर्च करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई काम करेंगे। ठीक। कुछ भी करेंगे ना जब रुपए आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? अब कोई भी अगर काम करा रहा है तो उसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों से काम कराएंगे तो उन्हें वो मिलेगा एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट, उन्हें रुपया मिलेगा तो वो भी कहाँ? मार्केट में खर्च करेंगे। मार्केट में खर्च करेंगे। अब मार्केट में खर्च करेंगे तो क्या? कुछ खरीदेंगे। और कुछ खरीदेंगे का मतलब क्या हुआ? डिमांड हाई करेंगे। मतलब डिमांड करेंगे ना चीजों की। और डिमांड अगर ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा? डिमांड ज्यादा हुई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब कि चीजों की चीजें, जो चीजें हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई। और क्यों हो गई ये डिमांड? क्योंकि सबके पास पैसा है। और इन्फ्लेशन होगी। और तभी क्या होगा? अब ये काम अगर चल रहा है तो क्या होगा? अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ। ठीक। अब इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन होगी किसके साथ? इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। ऑब्वियस चीज है कि अगर डेवलपमेंट होगा इकोनॉमिक तो इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि ये प्रोसीजर हम लोगों ने देख लिया। अब इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इसका एक टारगेट है
कि इन्फ्लेशन भी इतनी ना हो जाए कि मतलब पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाए। तो जैसे कि टारगेट है, ये आरबीआई का टारगेट है। तो आरबीआई की टारगेट है किसका, इन्फ्लेशन का 2 ± 4%। मतलब इतने से ज्यादा महंगाई अगर हुई तो आरबीआई क्या करेगी, एक्शन लेगी कि अगर 4% किसी वस्तु के रेट 6% से ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या करेगा, आरबीआई एक्शन लेगी। और एक्शन में करेगी क्या, अब यहाँ पे क्या था, लो रेट, तो इसमें आरबीआई क्या कर देगी, हाई रेट, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगी, हाई रेट की पॉलिसी लगा देगी, हाई रेट पॉलिसी। और हाई रेट पॉलिसी को क्या कहते हैं, डियर मनी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, मनी पॉलिसी। ठीक, ये करेगी जिससे क्या होगा, हाई रेट हो जाएगा। हाई रेट किसका कर देंगे, बैंक रेट, ठीक है, रेपो रेट, इनका क्या है, हाई रेट कर देंगे, इस एसएलआर, ठीक, इसके रेट जो है और जो इनके रेट हाई करके क्या कर देगा, ये हाई कर देंगे तो बैंक को रुपए कम मिलेगा। और फिर जस्ट उल्टी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस बताई इसकी जस्ट उल्टी, इन्हें रुपए कम मिलेगा बैंकों को, बैंक लोगों को कम देंगे, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, मार्केट में कम खर्चे रहेंगे, डिमांड कम हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक, ये क्या है, ये इसकी पॉलिसी है। और जो लो रेट वाली पॉलिसी है इसे क्या कहते हैं, लूज मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी, इसका ही नाम क्या है, लूज मनी पॉलिसी। और लूज मनी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी नरी मनी पॉलिसी, ये सारी क्या है, ये आरबीआई करती है। और एक तो आरबीआई ने ये पॉलिसी चला दी, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी, अगर महंगाई ज़्यादा हो गई, अगर 6% ज़्यादा हो गई तो ये चला दिया, जिससे कि क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, इन्फ्लेशन भी कम हो गई अगर इससे ज़्यादा हो गई। और सेकंड चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल मतलब कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, किसके द्वारा, ये करती है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो, डायरेक्ट टैक्स हैं जो, उनको बढ़ा के। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो लोगों पे पर्सनली लगता है, लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हुआ, कॉरपोरेशन टैक्स हुआ जो कंपनियों पर लगता है, एमएनसीज पे लगता है कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये बढ़ा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये भी महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो ये जो होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है जो पर्टिकुलर उस व्यक्ति पर दोनों चीजें ना लगे, मतलब कि व्यक्ति पर डायरेक्टली ना लगे, जैसे कि जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है, जो व्यक्ति लगाता है उसके बाद ये सब हर व्यक्ति पे नीचे जाता जाता है, मतलब कि पर्सनल टैक्स नहीं है। जैसे कि कोई भी हम लोग आइटम लेते हैं तो उसमें की क्या है, कोई नॉर्मली जो भी कुछ नहीं कमाता है, थोड़ा बहुत कमाता है, उस पे भी क्या जीएसटी लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट पे जो जीएसटी लगता है वो उसके द्वारा लिया जाता है। चलो, तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन, अगर तो बी इज द राइट आंसर। अब स्टैगफ्लेशन की बात करें तो स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन में कि स्टैगफ्लेशन में जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जैसी कंडीशन आजकल चल रही है, महंगाई प्लस बेरोजगारी, दोनों अगर साथ में हो तो उसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, स्थिर मुद्रास्फीति। तो ये आप याद रखें, ये टर्म ऐसे आ सकता है, स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन होंगे इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मुद्रास्फीति प्लस बेरोजगारी, तो इसे क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। और डिफ्लेशन की बात करें, अगर डिफ्लेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो प्राइस हैं वो लो होते जाते हैं, ठीक, मतलब कि उसके कमोडिटीज के प्राइस कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया क्या, बी। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथराइजेशन ऑफ फॉर द विड्रॉल ऑफ द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से धन निकासी के लिए अनुमति किससे मिलानी चाहिए, मतलब किससे मिलती है। तो भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर इसकी बात करें तो ये आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 में क्या है, कंसोलिडेटेड
फंड ऑफ इंडिया, और इसकी अनुमति कहाँ से होता है, ये बिल आएगा किसमें, लोकसभा फिर राज्यसभा, दोनों पास होके क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति इशू कर देगा। लेकिन ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे आती है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का इसमें मिलनी चाहिए। ठीक, और जो जैसे कि अब ये इससे पैसे निकालने हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो क्या आएगा, मनी बिल जो आएगा, मनी बिल आएगा। और मनी बिल को मनी बिल कब कहते हैं, जब साइन होते हैं किसके, लोकसभा के अध्यक्ष के साइन होते हैं, तो क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के साइन होते हैं, तब उसे मनी बिल कहते हैं। और मनी बिल जो है, मनी बिल में केवल लोकसभा की पावर होती है, राज्यसभा की पावर नहीं होती है। और ये पास होके यहाँ से कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो इसी से निकाले जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक तो कंसोलिडेटेड हो गया, एक है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 267 में है, और ये होता है, इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड जो कि कौन करता है इसका यूज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का आर्टिकल 52। ठीक है, तो ये हो गया किसका, इसका आंसर हो गया बी, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इतना ही देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन हेयर, हेयर में मतलब कि जो बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बालों में जो है वो केराटिन, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और केराटिन प्रोटीन जो है वो हेयर्स के साथ साथ नेल्स में भी पाई जाती है, नेल्स यानी कि नाखून में भी पाई जाती है। ठीक, और हिस्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो ये डीएनए में पाई जाती है। और अगर हम लोग बात करें एक्टिन की, तो एक्टिन एंड मायोसिन, मायोसिन जो है ये प्रोटीन पाई जाती है किसमें, मसल्स में, मसल्स में जो पाई जाती हैं ये प्रोटीन पाई जाती है, एक्टिन और मायोसिन। और ये जो दोनों प्रोटीन है ये कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, प्रोटीन है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। और मसल्स, मसल्स मतलब मायो का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब ही मसल्स होता है, तो मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन कहाँ पाएंगे, मसल्स में। और जो मसल्स कितनी हैं अपने बॉडी के अंदर, वो 639 क्या है, मसल्स हैं। और जो सबसे बड़ी मसल्स है, सबसे बड़ी मसल वो कौन सी है, ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस। ठीक, सबसे बड़ी मसल्स है ग्लूटस मैक्सिमस। और इलास्टिन जो है, इलास्टिन पाई जाती है स्किन में, स्किन जो होती है। और स्किन क्या है, लार्जेस्ट, मतलब कि सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है बॉडी का, स्किन। और स्किन में सिबेशियस ग्लैंड भी पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, जो स्वेट ग्लैंड होती हैं यानी कि पसीने की ग्रंथियां होती हैं, सिबेशियस ग्लैंड। और केराटिन, और बालों में एक विटामिन के लिए भी जरूरी होती है, जैसे कि बायोटिन, बायोटिन होती है बालों के लिए जरूरी, बालों और नेल्स के लिए, जो कि कौन सी होती है, विटामिन B7। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स में जो B7 है वो क्या है, बायोटिन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लिवर टेक्स प्लेस इन, यकृत में, यकृत यानी कि लिवर में यूरिया का संश्लेषण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, तो ये होता है ऑर्निथिन साइकिल के माध्यम से। ठीक, तो यूरिया जो है, यूरिया जो है किसके द्वारा बनता है, ऑर्निथिन साइकिल के अंदर, वो भी कहाँ बनता है, लिवर में। और यूरिया जो है वो फर्स्ट कंपाउंड है किसका, फर्स्ट कंपाउंड है लैब में बनने वाला, बनने वाला। और इसका फॉर्मूला क्या है, NH2 और CONH2। ठीक, NH2 ये किसका फार्मूला है, ये यूरिया का फार्मूला है। और अगर बात करें तो ये तो हो गया यूरिया का।
और ये ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू बनता है। अगर करें ग्लाइकोलाइसिस की बात, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो उसका टूटना, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो दो प्रकार की क्रिया, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एक मतलब ऑक्सीकरण वाली क्रिया मतलब कि एरोबिक, और एक अनॉक्सी क्रिया, अनॉक्सी, दो प्रकार से होता है। और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव में होती है ये प्रक्रिया। और ये प्रोसेस है, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, पाथवे। ईएमपी का मतलब क्या है, एमडन एमडन म्योरे म्योरे एंड पार्सन। ठीक, ये क्या है, ईएमपी पाथवे से कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस के टूटने को। तो ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर द किंग जॉर्ज फिफ्थ एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया। तो किंग जॉर्ज फोर्थ हैं, जॉर्ज फिफ्थ हैं, वो भारत में ताज किस वर्ष पहना, तो उन्होंने पहना था 1911, 1911 में। तो सी इज द राइट आंसर। अब ये जो ताज जो पहना था, ये कब पहना था, और जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी दोनों आए थे, दोनों लोग आए थे कब, 1911 में। क्वीन मैरी इनके साथ। तो ये क्यों आए थे, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार सजाया गया था, और ये किसने किया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, मतलब कि इस समय कौन था गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और ये क्यों आए थे, ये आए थे इस समय क्योंकि जो कोलकाता का पार्टीशन है, जो 1905 में हुआ था, कोलकाता पार्टीशन, उसको क्या किया था, कैंसिल किया था, कब, 1911 में। 1911 में ऐसे कैंसिल किया था, तभी आए थे जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी, और तभी क्या लगाया था, दिल्ली दरबार। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय गवर्नर जनरल। और इसमें किया गया था, इसे पार्टीशन को कैंसिल करके क्या किया गया था, कि जो कैपिटल जो थी, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, कलकत्ता से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट की गई थी। और ये कब की गई थी, 1912। ठीक, 1912 में, 11 में अनाउंस हुआ था, और 1912 में जो है वो कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। और ठीक है, और अगर बात करें अगर 1917 के बारे में, तो बी तो हो गया आंसर सही। और 1906 में अगर देखें, तो 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी, मुस्लिम लीग जो है वो बनी थी कब, 1906 में, 1906 में। अगर 1917 की बात करें, तो जो गांधी जी थे, गांधी जी का फर्स्ट जो सत्याग्रह है, फर्स्ट सत्याग्रह सत्याग्रह था, क्या था, 3/20, मतलब कि तीन कथिया लगान के ऊपर, नील विद्रोह पर, जो कि चंपारण में था। नील की खेती पर जो लगान लगता था उसके ऊपर था पहला सत्याग्रह, किसका, गांधी जी का। और जिसे तीन कथिया लगान भी कहते हैं, और चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, सत्याग्रह। गांधी जी जब वापस आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 में इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद सबसे पहला जो है वो सत्याग्रह कब किया था, ये 1917 में किया था, जो कि चंपारण सत्याग्रह है। और इसके लिए बुलाने कौन गया था गांधी जी को, वो राजकुमार शुक्ला। ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, 1911, बी इज द राइट आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग
is the outer layer of the earth that made the plates which fit like together jigsaw puzzle। निम्नलिखित में से पृथ्वी की बाहरी परतें कौन सी हैं जो प्लेटों से बनी होती हैं जो जिगसॉ पजल की तरह फिट हो जाती हैं। तो ये है इसका, इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। मतलब कि क्या है कि जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने देखना है। तो इसमें सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो सबसे ऊपर लेयर है, ये अंदर का अगर मैं बनाऊंगी तो ये जो है, तो इसमें क्या है, ये प्लेटों पर है पूरा। जो प्लेट जो है, क्रस्ट वाला पार्ट है, उसमें कई सारी 7 जो है प्लेट्स हैं। ठीक, पूरी ऐसा प्लेट्स हैं। तो वो क्या है, एक तरीके से फिट हो जाती हैं। तो उसे कहते क्या है, इसे ही कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है इसे कहते हैं। और फिर अगर बात करें इसके अंदर, फिर इसके अंदर वाली लेयर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, इसके अंदर वाला पार्ट है मेंटल वाला पार्ट। जैसे कि ये कोर है, ये कोर हो गया। और फिर ये वाला पार्ट है, ये पूरा क्या है, मैग्मा वाला पार्ट है, यानी कि लावा वाला पार्ट है। तो इसे कहते हैं क्या, मेंटल। मेंटल। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे कहते हैं कोर। तो ऊपर तो है ये सारी प्लेट्स हैं। ठीक, तो जिसमें कि प्लेट्स में कितनी मेजर प्लेट है, 7 मेजर प्लेट है। जैसे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये ऐसे प्रकार से ये प्लेट्स हैं। उन्हीं पे ये क्या है, कॉन्टिनेंट और ओशियन, सारा कुछ किस पे है, प्लेट्स पे है। और उसके अंदर मेंटल है, मेंटल में क्या है, लावा है। और कोर जो है वो सॉलिड है, कोर बीच में है। अब इनमें जो मात्रा है कोर की, कोर जो है वो किससे किससे बना है, सिलिकॉन, सिलिकॉन तथा अल्मोनियम से। और मेंटल में क्या पाया जाता है ज़्यादा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और जो कोर है उसमें निकल और आयरन। ठीक, तो ये जो है इनकी मैक्सिमम मात्रा इन तत्वों की पाई जाती है। जो मेंटल में पाई जाती है सिलिकॉन मैग्नीशियम की, और जो क्रस्ट है उसमें सिलिकॉन तथा अल्मोनियम की। ठीक है, तभी क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी मेटल मिलती है, अल्मोनियम। ठीक, तो ये हो गया इसका। तो लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर है जो, जैसे लिथोस्फीयर भी 2 पार्ट में है, एक अपर क्रस्ट में, अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। और मेंटल वाला पार्ट भी, अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये 2 पार्ट में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अगर हम लोग ऐसे देखें, ये एक ट्रायंगल बना के देखें, इसका एक पार्ट निकाल के देखें, तो ये जो क्रस्ट है, ऊपर वाली लेयर, ये क्रस्ट है, फिर ये मेंटल है और नीचे कोर है। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अगर इनमें बात करें तो इनमें क्या है, ये अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर, अपर एंड लोअर, अलग अलग हो गया। ऐसी मेंटल में 2 पार्ट हैं, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। ऐसी कोर में अपर कोर और इनर कोर, इनर कोर। ठीक, तो जो ये अपर मेंटल है, अपर मेंटल है ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। ठीक, इसे क्या कहते हैं, एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर में हम लोग आते हैं, एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारा मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। और मीजोस्फीयर तो ऊपर लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो और जो ये 6 टाइप की ये बटी हैं, तो इनके बीच में क्या है, ये डिस्कंटिन्यूटी है। मतलब कि अपर कोर और मेंटल कोर के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में डिस्कंटिन्यूटी है। ऐसी यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी है, ऐसी ये डिस्कंटिन्यूटी है। तो इसमें ये डिस्कंटिन्यूटी है, जैसे कि कॉनराड है, लेमैन है, गुटेनबर्ग है, ये सारी डिस्कंटिन्यूटी हैं जो आपको भी याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहले कौन सी है, कॉनराड है, और फिर मोहरोविक है, मोहरोविक, फिर
फिर गुटनबर्ग है, गुटनबर्ग है, और फिर और लेहमैन है, लेहमैन है। ठीक, तो ये सारी क्या है, डिस्कंटिन्यूटी है। और इसके बीच में एक रेपेटी भी है, रेपेटी, रेपेटी। तो कोनराड मोहरोविक, इनके बीच में ये है डिस्कंटिन्यूटी। अच्छा, एक कोनराड, मोहरोविक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं, विच कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन द इशू इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। मतलब कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से मुद्दों से, केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मुद्दों में की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था। तो ये किया गया था सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन, जो कि 1983 में बैठा था। और अगर बात करें सेंट्रल रिलेशन के लिए, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए, तो 2007 में एक और कमीशन बैठा था, जिसे कहते थे पुंची कमीशन। पुंची कमीशन जो है वो भी बैठा था, कब, ये 2007 में। और मंडल आयोग जो है, मंडल आयोग यानी कि मंडल कमीशन था, वो 1979 में बैठा था। और ये किसके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है आरक्षण के बारे में, आरक्षण के लिए था 1979 में। अगर बताएं दौलत सिंह कोठारी के लिए, ये एजुकेशन के लिए था, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन यानी कि दौलत सिंह कोठारी के नाम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन प्योर फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि कौन सी मेटल है जिसका हाईएस्ट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन। तो जो सी इज द राइट आंसर, टंगस्टन यानी कि डब्ल्यू। अगर बात करें किसकी, कॉपर की, तो कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर हम लोगों ने ढूंढा था किसमें, चालकोलिथिक एज में, चालकोलिथिक एज में, यानी कि कांस्य युग में कॉपर का जो है वो खोज हुई थी, कॉपर की खोज चालकोलिथिक एज में। और अगर बात करें टंगस्टन के बारे में, तो ये इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। और गोल्ड और प्लेटिनम की बात करें, तो गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इनका जो शुद्धिकरण है, यानी कि इनको साफ किया जाता है किसके द्वारा, एक्वा, एक्वा रेगिया द्वारा इन्हें साफ किया जाता है, जिसमें कि क्या है, HCl और HNO3 का मिक्सचर होता है, एक्वा रेगिया। और HCl जो है, HCl क्या होता है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3, 3:1 के रेशियो में होते हैं। और एक्वा रेगिया जिससे कि क्या किया जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम को शुद्धिकरण किया जाता है। और कॉपर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी रहती है, ठीक उससे ज़्यादा सिल्वर में रहती है, लेकिन सिल्वर ज़्यादा महंगा है, इस वजह से कॉपर का यूज़ सबसे ज़्यादा वायर्स में किया जाता है। और जो कॉपर जो वायरिंग है, वायरिंग के ऊपर पीवीसी की कोटिंग की जाती है, जो कि ना जलने से बचने के लिए होती है। पीवीसी का मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक, ये पॉलीमर है। और अगर बात करें कॉपर की, अगर कॉपर की और बात करें, तो कॉपर में जो है इसकी और कौन सी होती है, क्यूपर क्यू कॉपर पाइराइट, पाइराइट और कॉपर ग्लांस, ये क्या है, इसकी और है, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रिट, डैश रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट or Supreme Court whenever a court has been considered in the case of going beyond its jurisdiction। मतलब कि वह रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामला सुना हो। मतलब कि वो वाली रिट कौन सी है, जो कि ऐसी है जिसमें कि क्या होती है, लोअर कोर्ट जो है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मान लो,
तो वो क्या करती हैं, वो अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा बड़ा केस को लेती हैं या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के केस की सुनवाई करती हैं। तो वो उसके लिए हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है वो रिट कौन सी डालती है जिससे कि वो केस जो है वो अपने पास ले लेती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर ले लेती है या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले लेती है। तो वो होती है प्रोहिबिशन। सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो राइट आंसर है। अब इसमें प्रोहिबिशन जो है, इसमें क्या हुआ कि जो लोअर कोर्ट है उससे जो केस जो चल रहा था उसमें उससे चलता हुआ केस, फैसला नहीं हुआ था उसका, चलता हुआ केस जो है वो हायर कोर्ट ने ले लिया। तो ये वाली रिट है प्रोहिबिशन, और ये इसके अंतर्गत ये आता है। और एक होती है सर्सिररी, सर्टिरोरी, ठीक है, ये सर्सियरी या सर्टिरोरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट है जो, उन्होंने जो फैसला सुना दिया था, मतलब कि डिसीजन, फाइनल डिसीजन जो है वो दे चुकी हैं। इसके बाद क्या होता है इस वाली रिट में, इसमें होता है जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट है जैसे मान लो, तो ये इनका जो डिसीजन है उसे क्वेश कर देती है। क्वेश यानी कि खत्म, क्वेश द ऑर्डर। तो उसमें कौन सी रिट होती है, सर्टिररी। इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन हो गया उसको खारिज कर दिया हायर कोर्ट ने। और इसमें क्या हुआ, जो केस चल रहा था, रनिंग केस, रनिंग केस को हायर कोर्ट ने ले लिया, ठीक। और क्यू वारंटो क्या होता है, क्यू वारंटो होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, अथॉरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि कोई भी अगर ऑफिशियल है, उसने अगर किसी भी अन्य पर्सन का अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके क्या हो गया कि अ, मतलब कि अगर किसी को काम कर दिया तो उसके अगेंस्ट ये क्यू वारंटो जो है वो रिलीज होगी। मतलब कि रिट डाल सकते हैं कि उसमें होता है कि तुम्हारी अथॉरिटी क्या है जो तुमने ऐसा काम किया। और उसके बाद अगर हैबिस कॉर्पस की बात करें तो टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। और ये सारी क्या हैं, ये रिट्स हैं, ये रिट्स हैं, और जो कि आर्टिकल 32 के अगेंस्ट हम लोग डाल सकते हैं। और अगर हाई सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं वो किसके किसके खिलाफ, अगर आपके फंडामेंटल राइट अगर जो है वो वायलेट हो रहे हैं, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये रिट, जो 5 प्रकार की रिट्स हैं वो डाल सकते हैं। हैबिस कॉर्पस, मैंडमस और प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ठीक है। तो ये सारी डाल सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में डालना है तो फंडामेंटल राइट के लिए भी डाल सकते हैं और लीगल राइट के लिए भी डाल सकते हैं, जिसमें कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 226 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसके अगेंस्ट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और मैंडमस, मैंडमस क्या होता है, टू एक्टिवेट। मैंडमस का, मैंडमस का क्या होता है, टू एक्टिवेट। टू एक्टिवेट इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कार्य नहीं कर रहा है आपका, तो उसके अगेंस्ट ये डाल सकते हैं टू एक्टिवेट यानी कि मैंडेमस। इसमें होता क्या है कि ये जो है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते या गवर्नर के खिलाफ नहीं डाल सकते, ठीक है। गवर्नर के खिलाफ नहीं डाल सकते हम लोग ये वाली रिट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन। नेक्स्ट, ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत की राजनीतिक शक्ति हासिल की। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने किस, मतलब राजनीतिक शक्ति कौन से युद्ध के बाद हासिल की। तो इसमें हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। इसमें क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुआ था, 1757 में जो है वो बैटल ऑफ प्लासी जो है हुआ था। और अगर बात करें पानीपत के वॉर की, तो पानीपत, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या, बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी किन के बीच में हुआ था, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच, जो कि कौन था, रॉबर्ट
रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, जिसमें कि कौन हार गया था? ये हार गया था, सिराजुद्दौला जो है बंगाल का गवर्नर हार गया था। और ये क्यों हार गया था? क्योंकि इसका एक वो था सेनापति मीर जाफर, जिसने कि क्या हुआ था, जितने की सारे मिलिट्री और सारे राज्य किसे बता दी? तो रॉबर्ट क्लाइव को, और ये युद्ध हार गए थे, प्लासी वाला वॉर। अगर बात करें पानीपत के युद्ध की, तो पानीपत का युद्ध जो है वो 3 हुए हैं, 3 टोटल। ठीक है, 3 हुए हैं टोटल युद्ध। एक तो हुआ है 1526 में, जो कि बाबर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ पहला युद्ध, जिसमें कि जीता कौन? बाबर विनर हुआ। ठीक, और भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई 1526 में। और बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, तुजुक बाबरी, ऑटोबायोग्राफी तुजुक बाबरी, बाबरी। ठीक है। और अगर बात करें उसके बाद अगर बात करें दूसरा युद्ध, तो वो 1576 में हुआ था। 1576 में किसके किसके बीच में हुआ था? बैरम खान, जो कि कौन था? कमांडर था किसका? अकबर का, अकबर का कमांडर था। और किसके बीच में था? दूसरा पार्टी कौन थी? दूसरी पार्टी थी हेमू। इसमें क्या हुआ था? बैरम खान जो जीता, ये कौन था? विनर। और 1526, 1576, और तीसरी पानीपत की तीसरी बार कब हुई थी? 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उसमें कौन कौन सा था? अहमद शाह अब्दाली, और किसके बीच में हुआ था? मराठा के बीच में। और जिसमें कौन थे? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था, जिसमें कि जो है ये जीता था अहमद शाह अब्दाली। ठीक, तो ये 3 वॉर हुए थे किसके? पानीपत के, 1526, 1576, 1761। अगर बात करें बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि एक तो अलायंस थी, जिसमें कि 3 थे। एक बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम मीर कासिम था बंगाल से। और फिर अवध से था शुजा शुजा उद्दौला शुजा उद्दौला शुजा उद्दौला कहाँ से था? अवध। ठीक है। और मुगल शासन से तो कौन था? शाह आलम शाह आलम द्वितीय, ये मुगल की तरफ से लड़ा था। मुगल की तरफ से लड़ा था, तो इनकी अलायंस थी कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये मुगल की तरफ से, ये अवध की तरफ से, ये बंगाल की तरफ से। किसमें? बक्सर के युद्ध में। और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो इनके बीच में, और ये विनर था। कौन? मुनरो, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो विनर थे। अगर बात करें बॉन्डीवोस के युद्ध की, तो बॉन्डीवोस का युद्ध 1760 में हुआ था, जिसमें कि फ्रेंच को हरा दिया गया था। और फ्रेंच को हरा दिया था ब्रिटिशर द्वारा। फ्रेंच जो है वो लूज हो गए थे ब्रिटिशर के द्वारा, ये विनर हो गए थे। और ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? ट्रीटी हुई थी पेरिस की। पेरिस की ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो? जो बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के बाद भारत में पॉलिटिकल पावर जो है ब्रिटिश की स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉम्ब एक्सप्लोड्स ऑन द मून, यू विल हियर द साउंड अर्थ आफ्टर। तो अ, मतलब कि एक मून है, मून मतलब कि चंद्रमा है, उस पर अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो हमें आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? तो इसमें यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोनेशन, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है। और जो अर्थ है
अर्थ का एक ही मून है जो कि कौन है, यही हमारा चंद्रमा, एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है। तो डी इज द राइट आंसर। टाइम तो हो गया, चलो। विच रिवर बिफोर एंटरिंग द, अभी हो गया है 50 मिनट का वीडियो और क्वेश्चन है अभी 43, मतलब कि अभी कम से कम 10 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। विच रिवर बिफोर एंटरिंग द वेस्टर्न एंड कोस्टल प्लेन descend down 8 to 75 मीटर हाई क्लिफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ गरसोप्पा फॉल। थोड़ी स्पीड से करते हैं अब। जो गरसोप्पा फॉल है वो कौन सी नदी पर है? गरसोप्पा, जैसे क्या कहते हैं, जोग फॉल भी कहते हैं। जोग फॉल इसका दूसरा नाम है। मतलब कि ये झरने की बात कर रहे हैं। गरसोप्पा फॉल जो है वो कहाँ पे है? वो शरावती रिवर पे है। और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में एक कुंचिकल, कुंचिकल फॉल भी है, कुंचिकल फॉल भी है। ठीक, ये कहाँ पे? वराही रिवर पे है, वराही रिवर पे है। और ये हाईएस्ट 475 मीटर का वाटरफॉल है। और ये भी कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक, तो ये हो गया किसका? इसका आंसर ये सी इज द राइट आंसर। और एक है मार्बल फॉल। मार्बल फॉल जो बहुत पूछा जाता है, मार्बल फॉल जो कि कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर, जबलपुर कहाँ है? एमपी में है। और जबलपुर मार्बल फॉल का दूसरा नाम क्या है? धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल भी कहते हैं। ठीक, और नर्मदा रिवर पर, नर्मदा रिवर पर। ठीक, और नर्मदा रिवर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन? मतलब कि जो मूत्र है, मूत्र में सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है क्रेटिन। ठीक, और यूरिन जो है, यूरिन जो है, यूरिन का येलो कलर जो है, येलो कलर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, येलो कलर किसके कारण होता है? यूरोक्लोम, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? इसका येलो कलर होता है। और क्रेटिन जो है वो पाई जाती है किसमें? नॉर्मली फाउंड इन द यूरिन। और यूरिक एसिड जो पाया जाता है 1.3% किसमें? यूरिन में पाया जाता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक, और अगर बात करें इसकी, और इसमें यूरिन में अमोनिया भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, मतलब कि अमोनिया, अमोनिया भी पाया जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ल्यूकोसाइट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। और जो आरबीसी हैं इन्हें कहते हैं रिथ्रोसाइट, रिथ्रोसाइट्स इनका दूसरा नाम भी है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो है, ये ल्यूकोसाइट का काम क्या है? ल्यूकोसाइट का काम है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग was not actively engaged in the social and religious reform of India? मतलब कि निम्न में से जो कौन से हैं वो सोशल रिफॉर्म में शामिल नहीं थे? भारत की जो मूवमेंट थी सोशल रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। तो इसमें नहीं थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये पोइट हैं लिटरेचर के, हिंदी लिटरेचर में पोइट हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो इसमें ये तो थे। इन्होंने क्या किया था? 1829 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो कि पूछे जाते हैं कई बार, जिसमें कि राजा, सबसे पहले तो राजा जो टाइटल है वो किसने दिया था? टाइटल ये दिया था अकबर, अकबर सेकंड ने। ठीक, अकबर द्वितीय ने किसको टाइटल दिया था? राजा राममोहन राय को राजा का टाइटल। और इन्हें कहते हैं मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसो, मतलब कि पुनर्वाद के पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न, ये मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इंडियन रेनेसो के फादर भी कहते हैं। मतलब कि ये हो गया। और 1829 के बाद इन्होंने सती प्रथा जो 18 सती प्रथा को भी इन्होंने खत्म कराने में योगदान दिया, सती प्रथा। और जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1935 में इंग्लिश एजुकेशन के लिए भी इन्होंने योगदान दिया। किसने? राजा रोमन
राय ने। और इंग्लिश एजुकेशन किसके शासनकाल में आई थी, कौन था गवर्नर, ये था विलियम बेंटिंग। ठीक, और ये लागू किसने की थी, मैकॉले। तभी मैकॉले को क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक। और अगर बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इन्होंने भी योगदान दिया था। ठीक, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट जो था 1856 में जो आया था, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो लाया गया था, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था विडो रीमैरिज एक्ट के लिए। और इसने 1853 में पहली ट्रेन भी चलाई मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर। और इसने टेलीग्राफ आई और इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की, ये किसकी स्थापना की थी, इसी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। और ज्योतिबा फूले, जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक एक लिखी है, गुलामगिरी, और इन्होंने भी सहयोग किया था। तो इसका डी ऑप्शन है, जिन्होंने नहीं सहयोग किया। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेट में, जो कि सेट नंबर 3। धन्यवाद।